My name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जिनका सिलेबस कहीं ना कहीं लिटरेचर से बनता है, लिटरेचर से निकाला है। 4 ही टॉपिक है, वो चारों टॉपिक आपको टिप्स पे याद भी होंगे, है ना। शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इसके अलावा सोनेट और एक चीज और होती है एलिजी, राइट। लेकिन इन चारों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम जान ले ये टॉपिक्स आए कहाँ से हैं। तो लिटरेचर के डिवीजन को अगर हम समझें तो लिटरेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला होता है पोइट्री और दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो वो होता है प्रोज। पोइट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पोइट्री के 3 सेक्शंस बनेंगे। एक होता है लिरिक, एक होता है ड्रामेटिक और एक पोर्शन जो होता है वो होता है नैरेटिव। ठीक है, अब तीनों की एक बार बात कर लेते हैं। लिरिक के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें सुनी होंगी, लाइक जितने भी चीजें जो अपने एक पर्टिकुलर रिदम में है, जिनका कोई ना कोई राइम है, जिनके अंदर कोई ना कोई मीटर को फॉलो किया जाता है, पैटर्न्स बनते हैं, राइट, उन सबको हम बोल देते हैं लिरिक। लिरिक में क्या क्या चीजें आती है? लिरिक के अंदर सॉन्ग्स आती हैं, लिरिक के अंदर ओड्स आती हैं, लिरिक के अंदर सोनेट्स आती हैं, लिरिक के अंदर एलिजी आती है। ओके, तो लिरिक से जो चीजें आपको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? एलिजी एंड सोनेट। अब बात करते हैं हम ड्रामेटिक की। ड्रामेटिक के अंदर क्या क्या आ जाता है? ड्रामेटिक के अंदर आ जाता है ड्रामा, जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़ना है? ड्रामा। मैंने लिखा है DRAMA, लेकिन आप इसे ड्रामा प्रोनाउंस करेंगे, ड्रामा नहीं बोलेंगे, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ड्रामा। फोनेटिक्स में ये सारी चीजें काम में आती है। फिर जो तीसरी चीज है वो क्या है? नैरेटिव पोइट्री, जिसे हम कहते हैं ना नैरेटिव पोम है ये, इट इज अ नैरेटिव पोम। तो नैरेटिव पोइट्री के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपने एपिक सुना है, वो नैरेटिव है। आपने महाभारत तो सबने सुनी है ना, अभी लॉकडाउन या फिर ये क्वारंटीन के दिनों में चल भी रही थी, दैट इज नैरेटिव। तो यहां से वो चीज हो जाती है नैरेटिव। अब कुछ लोगों ने, है ना, और क्या चीजें समझा रखी है? लिरिक और ड्रामेटिक को कैसे समझाया है? लिरिक को बोला है सब्जेक्टिव और ड्रामेटिक को बोला है ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या चीज है? देखो, जब भी कभी आप सब्जेक्टिव पोइट्री की बात करते हो ना, वो हमेशा स्पेसिफिक होती है, किसी के लिए हमने एड्रेस करते हुए बनाई है, राइट, किसी के बारे में होती है वो। ओके, और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो होती है एकदम जनरल, उसमें किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की गई है, पर वो सोसाइटी के लिए बने हैं। जैसे कि आपने ड्रामा में, ड्रामेटिक्स में आपने देखे हैं, ट्रेजेडीज देखी हैं, सुनी है आपने, ट्रेजेडीज, कॉमेडी आपने सुनी है, सोशल प्लेज आपने देखे हैं, तो वो सारी चीजें कैसी है? ऑब्जेक्टिव है। अब जो अगली चीज हमें डिस्कस करनी है दैट इज प्रोज। प्रोज के भी डिवीजन कर देते हैं हम, तो उसके 2 डिवीजन बनते हैं। एक होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। अब इन दोनों को आपने बहुत कॉमनली सुना है, ये बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स है। इफ यू आर बुक रीडर, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आपने दोनों नाम बहुत कॉमन सुने हैं। डिफरेंस क्या होता है फिक्शन और नॉन फिक्शन के अंदर? देखो, फिक्शन प्योरली इमेजिनरी होती है। हो सकता है कि उस इमेजिनेशन का कुछ हिस्सा किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ से मैच कर जाए, बट ये प्योरली इमेजिनरी होती है। इसके अंदर एक स्टोरी लाइन चलती है, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो उस इमेजिनेशन को आपके सामने मूवी की फॉर्म में शो कर दिया या स्टोरी की फॉर्म में शो कर दिया, राइट। नॉन फिक्शन क्या होता है? ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये प्योरली फैक्ट पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? अब अगर आपने कोई किताब सुनी हो, कोई मोटिवेशनल बुक आपने पढ़ ली हो,
तो वहां पर कोई कैरेक्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं है ना, वो आपको मोटिवेट करने के लिए एक बुक बना दी है, वहां पर कोई स्टोरी लाइन नहीं है। हो सकता है वो आपको छोटी छोटी स्टोरी सुना करके मोटिवेट करते हो, पर वो नॉन फिक्शन है। आपने मूवी देखी है ग्रेविटी, है ना, बहुत ही अच्छी मूवी है, और जितने भी चैनल्स मैंने आज तक देखे हैं, मैक्सिमम चैनल्स में कहा गया है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है स्पोकन पार्ट में तो आप ग्रेविटी देखो। पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया है। आप एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज गैदर करने के लिए, एक्सेंट सुधारने के लिए आप उसे देख सकते हो। या फिर कुछ ऐसे नॉन फिक्शन भी होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी ज्योग्राफिक टर्म्स चीजें हो गई उसके बारे में बता दिया, हमारी हिस्ट्री के बारे में बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग विच इज फैक्चुअल, वो सारी चीजें नॉन फिक्शन में आती है। तो नॉन फिक्शन से भी हमें अभी कोई पोर्शन रीड के लिए नहीं पढ़ना है, फिक्शन से हमें पढ़ना है शॉर्ट स्टोरी। So now in a total we have 4 points और we have 4 topics जो हमें रीड के लिए पढ़ने हैं, that is elegy, sonnet, drama और short story. So सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे हमें ध्यान देना होगा। ये मैंने एलिजी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है कभी एग्जाम में ये भी पूछ ले कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स है उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ये हमें आना चाहिए। दूसरी चीज, वी हैव टू कम इनटू अ हैबिट कि हम उसे स्पेलिंग्स के साथ साथ उसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को भी पढ़ते चले जाएं, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पहले कभी फोनेटिक्स या फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस पढ़े होंगे, हो सकता है नहीं भी पढ़े हो, बट अगर आपने पढ़े हैं तो प्लीज उन चीजों को फॉलो करते जाइए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एलिजी समझे तो ये एलिजी है क्या चीज। अगर कोई आपका बहुत नियर वन डियर वन संसार छोड़ के चले जाता है, ऑन द डिमाइस ऑफ समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, हु इज वेरी नियर टू यू, अब वो जो जा चुका है उसके बाद जो हम मोर्नफुल, लेमेंटिक, सैड सॉन्ग्स को हम बोल देते हैं एलिजी, यानी कि किसी के मृत्यु पर गाया जाने वाला जो सॉन्ग है दैट इज एलिजी। तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो ये मोर्नफुल, सैड सॉन्ग्स होते हैं, लेमेंटिंग सॉन्ग्स होते हैं। तो अब आपको ध्यान में छोटी सी हिंट के लिए कीवर्ड्स रखने हैं। अगर आ जाए सैड सॉन्ग ऑन द डेथ ऑफ समवन तो वो एलिजी है। मोर्नफुल सॉन्ग, MOURN, मोर्नफुल सॉन्ग्स, वो भी एलिजी है। लेमेंटिंग की बात करते हैं वो भी एलिजी है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, 3-4 हिंट के वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। नाउ अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मे बी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपिटाफ जो क्या होता है, मृत्यु लेख, है ना, एपिटाफ के ऊपर जो 4 लाइंस लिखी होती है वो कहां से ली जाती है, दे आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम एलिजी, ठीक है। तो एपिटाफ के ऊपर भी जो 4 लाइंस लिखी होती है किसी के बारे में, वो होती है एलिजी से ली गई है ना, वो एलिजी का पार्ट होती है, ठीक है। तो चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, हिंट के लिए वर्ड्स याद रख लो, फुल डेफिनेशन भी अगर पूछते हैं बट उसमें हिंट डेफिनेशन के कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप इजीली एलिमिनेट करते हुए सही आंसर पे पहुंच जाओगे। सैड सॉन्ग है, लेमेंटिंग है, मोर्नफुल है, राइट। इस तरह के गाने to be sung on the demise of someone who is very close, who is very loved one, who is very near to poet, right? So this is elegy. अब डिस्कस करते हैं हम एलिजी के टाइप्स। ये एलिजी के टाइप्स क्या क्या है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिजी। ब्रॉडली समझे तो किसी किसी किताब में आपको मिलता है पर्सनल और इम्पर्सनल एलिजी, ये भी एक टाइप है, बट जो ज्यादातर बुक्स में मेंशन है और जिस पर बेस्ड आरपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेसिफिकली आरपीएससी जो एग्जाम पूछती है उसके हिसाब से हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने होंगे एलिजी के, दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्टरल। पेस्टरल एलिजी, जैसे ही नाम आता है पेस्टरल, आपके दिमाग में एक इमेजरी वाली फिगर काम करनी चाहिए। खेत खलियान गांव का सीन है, ठीक है, विलेज सीन है, कहीं शेफर्ड है, कहीं शेफर्डेस है, तो दिस इज
पेस्टोरल एलिजी। अब पेस्टोरल एलिजी के बारे में और डेप्थ में अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट इन केस अगर आ जाए तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। पेस्टोरल एलिजी के कुछ फीचर्स होते हैं, वो बेसिक फीचर्स हमें ध्यान में रखने होंगे। वो बेसिक फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज, पेस्टोरल एलिजी के अंदर कई बारी पोइट ये समझ लेता है कि पोइट भी शेफर्ड है और जो उसका फ्रेंड या उसका लव्ड वन जो जिसकी डेथ हो गई है वो भी एक शेफर्ड है। पहली चीज तो ये आ सकती है फीचर्स के अंदर अगर हम देखें तो। और इसके अलावा बात करते हैं फ्लावर्स की, कि जो जिस बंदे की या जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स अरेंज किए गए हैं, उसको पूरा फूलों से सजा दिया है, ये भी एक इसका फीचर है। इसके अलावा अगर हम एक और फीचर समझें तो इसके हिसाब से ये होगा कि जो पोएट है पहले तो वो बहुत गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है भगवान से कि क्यों आपने इतने अच्छे इंसान को या क्यों मेरे इस डियर वन को मुझसे दूर कर दिया। बट लेटर ऑन अपनी पूरी एलिजी के एंड में आते आते वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ये भी एक एलिजी का पार्ट है। पेस्टोरल एलिजी में ही आपने एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड सुना होगा, डाइग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि पोएट जो है वो डेड पर्सन के बारे में बातें करते करते एकदम से डाइवर्ट हो गया, टॉपिक से एकदम हट गया और कुछ और ही बात करने लग गया, यानी कि डाइवर्जेंट हो गया। डाइग्रेशन, डाइवर्जेंट, ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर और क्या चीजें आ जाती है पेस्टोरल के अंदर, कि पोइट जो है वो अपने फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई है उसके बहुत सारी अच्छी बातों को रेफर कर रहा है अपनी पोम के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेस्टोरल एलिजी का एक ये भी फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको बहुत दुख हो रहा है कि मेरे फ्रेंड को भगवान ने क्यों उठा लिया, टाइम से पहले क्यों उसे उठा लिया, भले उसका टाइम आ चुका हो। बट उसके अलावा एंड में वो आकर के क्या करता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, ये जो डेथ हुई है ये एक्चुअली डेथ नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड का गॉड के साथ में रीयूनियन है, यानी कि मेरा फ्रेंड जो है अब वो वापस ऊपर वाली दुनिया में चले जाएगा, परलोक में चले जाएगा, तो अपनी उस दुनिया में चले जाएगा जहाँ पे भगवान से उसका रीयूनियन हो जाता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो पेस्टोरल एलिजी के फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप यहाँ पर होता है डर्ज, DIRGE। डर्ज भी बेसिकली एक फ्यूनरल का सॉन्ग है, ठीक है। जब हम किसी के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं तो उस दौरान जो गाना गाया जाता है, जो सैड सॉन्ग गाया जाता है, उसे हम कह देते हैं डर्ज। अब बहुत ज्यादा तो मुझे इसका नहीं पता, बट हिंदुओं में जो बहुत कॉमन हमने देखा है दैट इज हम किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो गाना गा रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बट दिस इज अ डर्ज। अब क्रिश्चियंस के वहां पर और कुछ फॉर्मल सी पोएम होती है बहुत ज्यादा ही, उसे हम गा रहे होते हैं, दैट इज डर्ज। अब डर्ज के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो PB शैली की एक बहुत ही फेमस डर्ज जो है दैट इज ऑटम, है ना, तो वो PB की शैली है, PB शैली की डर्ज है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड टाइप इसमें देखें तो थर्ड टाइप में आप इसमें देखते हो मोनोडी। मोनोडी ये भी एक सैड सॉन्ग ही है। अब नाम से क्या लगता है आपको, अगर हम लगा दें यहाँ पे मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, तो ये सिंगल गाया जाता है, सिंगल पर्सन इसे गाता है, इसे कोई ग्रुप नहीं मिलता, इसे कोई बहुत सारे लोग नहीं मिलते, लेकिन अकेला पर्सन जो किसी सैड सॉन्ग को लेमेंटिंग कर रहा हो, उस लेमेंटेशन को सिंगल पर्सन करता हो, तब हम उसे बोलेंगे मोनोडी, जो ये सिंगल पर्सन ही उसे गाता है। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टाइप है एलिजी की, दैट इज थ्रेनेडी, ठीक है। अब स्पेलिंग से आपको क्या लगता है, THRE, एक और E में लगा देती तो 3 बन जाता, और ये वर्ड भी वहीं 3 से लिया गया है ना, याद रखने का एक तरीका है। यानी कि ये वो टाइप है जिसके अंदर एलिजी को ग्रुप में, कोरस में गाया जाता है ना, कम से कम 3, ज्यादा भी हो सकते हैं,
बट कम से कम 3 आदमी तो वहां, 3 सिंगर्स या 3 ऐसे जने वहां होते हैं जो इस एलिजी को गा रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान रखना पेस्टोरल एलिजी, वहां पर हमें पूरा का पूरा विलेज का सीन नजर आएगा। राइट, शेफर्ड शेफर्डेस मिलेंगे हमें। डर्ज, ये कैसा है, ये फ्यूनरल सॉन्ग है, जब किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो वहां पर डर्ज सॉन्ग जो है वो गाया जाता है। ओड भी कई बार आप इसे नाम दे देते हैं। चलिए अब एक बार सम अप कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज एन एलिजी? एलिजी एक सैड या सॉम्बर पोम है, ठीक है। और अगर सॉन्ग की बात करें तो एलिजी एक मोनफुल सॉन्ग है, ठीक है। मोनफुल जितने भी सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे मूवी के सॉन्ग्स भी हैं, उन सबको भी हम एलिजी बोल सकते हैं। टाइटैनिक का सॉन्ग आपको याद है, माय हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन, इट इज एन एलिजी। अब अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाए कि इनमें से एलिजी कौन सी होगी, या एलिजी की डेफिनेशन आपको पूछ ले, तो कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। और वो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर, कहीं डेफिनेशन में लिखा होगा सैड, या लिखा होगा बिवेलिंग, या लिखा होगा मोर्निंग, या लेमेंटिंग सॉन्ग्स, ठीक है। सैड, बिवेलिंग, मोर्निंग या फिर लेमेंटिंग सॉन्ग्स को हम क्या बोल देते हैं? एलिजी। राइट, अब एलिजी के कुछ फीचर्स हैं। क्वेश्चन कैसे डिजाइन करके दे सकते हैं? विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एलिजी, या फिर विच इज अ फीचर ऑफ एलिजी। राइट, या फिर ऐसे भी दे देते हैं कि एलिजी के बारे में कौन सा ऑप्शंस या कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिजाइन करके दे दे, आपको आंसर आना चाहिए। और आंसर कब आएगा? जब आप उस चीज को ध्यान से डेप्थ तक पढ़ोगे। तो एलिजी के फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ एलिजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एलिजी का कोई मीटर नहीं होता, एलिजी के अंदर कोई राइम या फिर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। नॉट ऑलवेज, इट इज जनरली। दूसरी चीज, एलिजी कैसी होती है? ऑलवेज, अब जनरली नहीं बोल रही हूं मैं, ऑलवेज यानी हमेशा एलिजी रिफ्लेक्टिव होती है नेचर के अंदर। एलिजी क्या होती है? रिफ्लेक्टिव होती है, रिफ्लेक्टिव नेचर होता है उनका। तो ये पूछ सकते हैं कि एलिजी का नेचर कैसा होता है? इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिव। एक सीरियस रिफ्लेक्शन समझ में आता है, ठीक है, पोएट का और उस पर्सन के बीच का जिसकी डेथ हुई है। तीसरी चीज, एलिजी के अंदर मेन फोकस हमेशा पोएट के इमोशंस पे होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स पे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कनेक्शन उस बंदे के साथ, रिलेशन की बात कर रहे थे जिसकी डेथ हुई है, वो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सारा का सारा फोकस किस पे होगा? पोएट के इमोशंस पे होगा। और क्या होता है? जनरली एलिजीज को हम फर्स्ट पर्सन स्पीच में लिखते हैं। एलिजीज आर जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन स्पीच, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में नहीं लिखेंगे, इट इज जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन स्पीच। एक ट्रेडिशनल एलिजी के 3 मेन पार्ट होते हैं और वो तीनों के तीनों पार्ट्स एक सीक्वेंस में या ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल एलिजी, है ना, या फिर ट्रेडिशनल एलिजी के जो 3 मेन पार्ट्स है उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहले आएगा इसमें ग्रीफ, देन इट इज एडमिरेशन एंड फाइनली एक्सेप्टेंस, राइट। अब ये ग्रीफ क्या चीज है? ग्रीफ के अंदर जो इमोशनल लॉस हुआ है, जो अभी जस्ट जिसकी डेथ हुई है, उससे और पोइट का जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन का जब ब्रेक हो गया, वो कनेक्शन अब कैसा हो गया? ब्रेक ऑफ। तो उसकी वजह से जितना भी सारा इमोशन लॉस हो चुके हैं पोइट के, उस चीज को हम कहेंगे ग्रीफ, ठीक है। दूसरी चीज है एडमिरेशन। अब जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जो पोइट का फ्रेंड या उसका नियर वन डियर वन कोई भी था, उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी, वो सारी की सारी चीजें पोइट को याद आती है। पास्ट में जाकर के कैसे हम मिले थे, कब हमारा से बचपन बीता था, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें जब हमें याद आती हैं, यानी हम उसे एडमायर कर रहे हैं। और उन्हीं चीजों को जब हम सॉन्ग में डाल देते हैं तो बन जाती है एलिजी। और तीसरा जो इसका सीक्वेंस में ऑर्डर में आता है, दैट इज एक्सेप्टेंस, कि भाई ये जो मुझे लॉस हुआ है, नाउ आई हैव टू कम अप विद दिस लॉस। अब
ये जो पर्सन चले गया है, अब इस पर्सन के बिना ही हमें जीना है, और वो पर्सन एक बहुत अच्छी जगह पे गया है, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठ के चले गया है। नाउ उस पर्सन का रीयूनियन, उस पर्सन का कनेक्शन अब किससे है? सीधा गॉड से है। तो इसको हम कह देंगे एक्सेप्टेंस। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरीके से कि भी कितने पार्ट्स होते हैं, सीक्वेंस कौन सा है, या इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, या कौन सा पार्ट है, कुछ भी डिजाइन करके क्वेश्चन दे देंगे आपको, बस आंसर आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट एलईजी। एलईजी से रिलेटेड कुछ अगर आपको नोट्स या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एना फॉर इंग्लिश नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने बहुत सारे इसमें नोट्स डाले हुए हैं। यू विल फाइंड सम रिटन नोट्स और डिटेल्ड नोट्स ऑन दैट टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगले वीडियो में अगला जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सोनेट। सोनेट भी लिटरेचर के पोइट्री सेक्शन के लिरिक्स वाले पार्ट से आया है, जहां से एलईजी आया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल से। दिस इज एना फॉर इंग्लिश। मैं अनामिका, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।